नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस से इस्तीफा देने की औपचारिकता पूरी करने के साथ ही अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है और पार्टी का चिन्ह बाद में मंजूर होगा। उनके पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों के अंदर ही ये साफ हो गया था कि वे कांग्रेस में नहीं रहेंगे। बाद में उन्होंने गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह से मुलाकात की थी और फिर उन्होंने घोषणा की थी कि वो नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि उनकी नई पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। 13 राज्यों के 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर नतीजे काफी हद तक साफ हो गए हैं। इन सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 5 राज्यों को चुनाव से पहले हुए इन उपचुनाव के नतीजे को काफी अहम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। यह सीट पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन से खाली हुई थी। यहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने बीजेपी की उम्मीदवार खुशहाल ठाकुर को शिकस्त दी है। इसके अलावा हिमाचल में फतेहपुर, जुब्बल कोटखाई और अर्की तीनों विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद कहा कि वे लोगों के फैसले को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवारों को सभी 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा क्षेत्र में विजेता घोषित किया गया है। इसके साथ ही ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। दादरा और नगर हवेली लोकसभा सीट पर शिवसेना को जीत मिली है। शिवसेना की उम्मीदवार कलाबेन डेलकर ने बीजेपी उम्मीदवार महेश गावित को हराया है। कलाबेन डेलकर पूर्व सांसद मोहन डेलकर की पत्नी हैं। मोहन डेलकर ने सुसाइड नोट में गुजरात के बड़े बीजेपी नेता और अंडमान के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम लिखा था। उपचुनाव में मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार राजनारायण सिंह पूर्णी को हरा दिया है। पृथ्वीपुर और जोबाट विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, जबकि रैगांव सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बिहार में तारापुर और कुशवेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू को जीत मिली है। तारापुर में अंत तक जेडीयू और आरजेडी में कड़ी टक्कर रही। इस बार कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में देगलूर सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और यहां सभी सीटों पर हुकूमत में बैठी टीएमसी ने जीत हासिल की है। ये सीटें दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा और गोसाबा हैं। वहीं असम में भवानीपुर, मिर्यानी और थोबरा सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, जबकि गोसाईगांव और तमुलपुर सीट उसकी सहयोगी यूपीपीएल के खाते में गई है। जबकि कांग्रेस को यहां झटका लगा है, उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। उसने कुछ वक्त पहले अपने सहयोगी दल एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन तोड़ लिया था। हरियाणा की एलनाबाद सीट पर इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला ने जीत हासिल की है। चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। चौटाला ने बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार गोविंद कांडा को हराया है। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। कर्नाटक में मुकाबला बराबरी पर छूटा है। यहां बीजेपी और कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली है। हांगल सीट पर कांग्रेस जीती है, जबकि सिंदगी सीट बीजेपी की झोली में गई है। जेडीएस दोनों सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। पहले कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था और दोनों ने मिलकर सरकार भी चलाई थी, लेकिन अब दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए हैं। वहीं राजस्थान में वल्लभनगर और धरियावाड़ सीट पर कांग्रेस जीत गई है। जम्मू और कश्मीर के बीजेपी नेता विक्रम रंधावा ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ नफरती और भड़काऊ बयान दिया है। रंधावा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मार मारकर कश्मीरी मुसलमानों की खाल उधेड़ देनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान की जीत के बाद कश्मीर में कुछ जगहों पर पटाखे फोड़े जाने की खबरें थीं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर माहौल काफी गर्म रहा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ कश्मीरी छात्रों पर ऐसा करने का आरोप लगाया गया। विक्रम रंधावा जम्मू इलाके से आते हैं और उन्हें हाल ही में जम्मू कश्मीर बीजेपी का सचिव नियुक्त किया गया था। वायरल वीडियो में वो कहते हैं कि पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से जीता तब कश्मीरी मुसलमानों ने खुशी क्यों नहीं मनाई। वीडियो में आगे भी वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। विश्व कप में भारतीय टीम की हार के बाद से भारत में ट्रोलर्स कप्तान विराट कोहली को अपशब्द कह रहे हैं, उनके परिवार के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब विराट कोहली के बचाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आ गए हैं। राहुल ने ट्वीट कर लिखा है, प्रिय विराट, ये लोग नफरत से भरे हुए हैं क्योंकि कोई उन्हें प्यार नहीं देता है। उन्हें माफ कर दो, आप टीम की रक्षा करें।
महाराष्ट्र की एक अदालत ने मंगलवार को राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आगामी 6 नवंबर तक के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। देशमुख को सोमवार रात को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उन्हें मुंबई की एक अदालत के समक्ष पेश किया, जिसने उन्हें 6 नवंबर तक के लिए कस्टडी में भेज दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया कि आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह फरार नहीं हुए हैं, बल्कि देश से बाहर भेजे गए हैं और वो केंद्र की मदद के बिना ऐसा नहीं कर सकते थे। पत्रकारों से बात करते हुए राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को परमबीर सिंह के आरोपों के आधार पर केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक है। बता दें, देशमुख की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ सत्ता में है। मालूम हो, परमबीर सिंह ने देशमुख पर वसूली करवाने का आरोप लगाया था। हालांकि अब परमबीर सिंह का कोई पता नहीं है, वो आरोप लगाने के बाद से गायब हो गए हैं। नवाब मलिक ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर कहा कि उनको फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि देशमुख पर आरोप लगाने वाले यानी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह खुद फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बार कैबिनेट मंत्री अनिल परब की है। मलिक ने पूछा कि केंद्र सरकार बताए कि परमबीर सिंह कहां हैं। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह कहां चले गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके परिवार से जुड़ी 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। इनमें से मुंबई के नरीमन टावर में बने निर्मल टावर की कुछ संपत्तियां, एक शुगर फैक्ट्री और एक रिजॉर्ट भी शामिल है। ये आरोप है कि इन सभी संपत्तियों को अवैध रूप से खरीदा गया है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग का कहना है कि अजित पवार और उनके परिवार को इन बेनामी संपत्तियों से फायदा मिला है। इसे देखते हुए एंटी बेनामी एक्ट लगाया गया है। पिछले महीने भी आयकर विभाग के अधिकारियों ने अजित पवार की बहनों के घरों और फर्म पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने कहा था कि अजित पवार और उनके परिवार के लोगों से करीब 1050 करोड़ के ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हाथ लगी है। आयकर विभाग ने पवार के रिश्तेदारों के 25 रिहायशी घरों, 15 दफ्तरों पर छापेमारी की थी। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर उन पर ताज़ा हमला किया है। मलिक ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ रुपए की वसूली की है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी है। मलिक ने कहा कि वानखेड़े जब एनसीबी में आया, उसने अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी की। इस आर्मी में किरण गोसावी, सैम डिसूजा और मनीष भानुशाली आदि लोग थे। ये प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से करोड़ों का कारोबार करती है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही की गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।